हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज शैक्षिक स्तर पर बालकों का विभाजन। तो शैक्षिक स्तर पर बालकों का विभाजन 4 प्रकार से किया जाता है। पहला है आपका तीव्र बालक, दूसरा है पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक और सृजनात्मक बालक। ठीक है। तो जो तीव्र बालक होते हैं वो आते हैं आपके जो पढ़ने में तेज होते हैं और वो नेक्स्ट क्लास में जाने के योग्य होते हैं। ठीक है। पिछड़े बालक जिस कक्षा में होते हैं उससे पिछली कक्षा के भी सवाल हल नहीं कर पाते। ठीक है। जिस क्लास में वो होते हैं वो तो उन्हें आता नहीं, लेकिन उससे पीछे वाले जो भी क्लासेस के क्वेश्चन होते हैं उनको वो भी सॉल्व करने नहीं आते हैं। समस्यात्मक बालक जिनका व्यवहार किसी बात में गंभीर रूप से साधारण होता है वो समस्यात्मक बालक कहलाते हैं, जैसे अपराधी बालक, पिछड़े बालक या कुशाग्र बालक। ठीक है। इस बारे में हमने कल भी पढ़ा था। और सृजनात्मक बालक वो बालक होते हैं जो परंपरागत रूप से लीक से हटकर कोई नया काम करते हैं और वो समाज की भलाई के लिए होता है। ठीक है। जैसे कि कोई आविष्कार करना या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और इनका नेचर कैसा होता है, ये दृढ़ निश्चयी होते हैं। ठीक है। आगे है दिव्यांग। तो दिव्यांग क्या बच्चे कौन से होते हैं? ऐसे बालक जो शारीरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ या सामान्य ना हो वो दिव्यांग कहलाते हैं। ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो दिव्यांगता दिवस है, डिसेबिलिटी डे है, विकलांग दिवस है, वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल। और 1992 में शुरुआत हुई थी इसको सेलिब्रेट करने की। ठीक है। दिव्यांगता के प्रकार, दिव्यांगता के कितने प्रकार है हमारे पास? तो कल हमने जो पढ़ा था कि दिव्यांगजनों के लिए एक अधिनियम बनाया गया है 2016 में, तो उसी के अंतर्गत दिव्यांगता के 21 प्रकार बताए गए हैं। जो इस प्रकार से उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट्स हैं जो चलन विकलांगता, कम सुनाई देना, बिल्कुल न सुनाई देना, हल्का देखना या पूरी तरह से अंधापन, मांसपेशी दिव्यांगता, शरीर के किसी अंग का ना होना, तेजाब हमले से पीड़ित, दुर्घटना के बाद अंग क्षतग्रस्त, क्षत विक्षत होना, बौद्धिक विकलांगता, मस्तिष्क आघात, कुष्ठ रोग, स्वलीनता, मानसिक रूप से कमजोर आदि, ये सारे आपके प्रकार आते हैं दिव्यांगता के। ठीक है। जो मेन आते हैं प्रमुख प्रकार जिनको हम बोलते हैं। तो दूसरा टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं जो ध्यान से रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट ऑफ अटेंशन, ध्यान की अवधारणा। मन का स्वभाव है कि यह एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता, यह परिवर्तनशील और चलायमान अवस्था में रहता है। मन के परिवर्तनशील रूप को एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित करने के लिए ही ध्यान की अवधारणा का उदय हुआ है। कि जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं या कुछ भी जो हमें अच्छे से अपनी मेमोरी में रिमाइंड करने की ज़रूरत जिसको ना हो, एकदम फिक्स करना हो, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? ध्यान लगा के पढ़ना होता है जो भी चीज़ होती है। तो वही है ध्यान की, यह एक स्थिर जगह पे स्थिर नहीं रहता है। ठीक है। ये अलग अलग प्रकार से हमें डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। ठीक है। तो जो ये इसकी चंचल प्रवृत्ति होती है, इसको क्या कहते हैं हम? ध्यान की जो चंचल प्रवृत्ति है ये अवधान होती है एक प्रकार से आपके जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें। ठीक है। जैसे कि क्लास में हम स्टूडेंट्स को ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जा रहा है उस पर ध्यान देने से, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, जो बातें समझाई जा रही हैं उन्हें ध्यान से सुनो, या फिर ध्यानपूर्वक विचार करने के लिए कुछ भी बात है उनको कहते हैं। या फिर रेलवे स्टेशन पे या हवाई अड्डे पे जो कोई भी बात कर रहा हो, माइक में जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उनको भी हम बोलते हैं कि ध्यान से सुनो। तो ये सारी हमारे पास ध्यान की अवधारणाएं आती हैं। ठीक है। अब कुछ वैज्ञानिक थे, उन्होंने ध्यान के लिए डेफिनेशंस दी थी। डमविले के अनुसार किसी एक विषय पर चेतना को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। ठीक है। कि चेतना को, चेतना यानी अवेयरनेस, हमारे मन की जो चेतना है उसको एक जगह पे फोकस करने को ध्यान कहते हैं। ठीक है। और रॉस के अनुसार क्या था कि किसी विषय के विचार को स्पष्ट रूप से मन के सामने ले आने की प्रक्रिया। ठीक है। जो हमारा मन है उसके सामने जो विचार चल रहा है उसको एकदम क्लियर करके रखना ध्यान के अंतर्गत आता है।
ध्यान एक ऐसी परिवर्तनशील व चयनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें किसी विशेष वस्तु के प्रति अनुक्रिया व्यक्त करने में आवश्यक रूप से जागरूक बनाने के लिए उस पर अपनी चेतना को अच्छी तरह से केंद्रित करने में मदद मिलती है। ठीक है, अब ध्यान के कुछ प्रकार दिए गए हैं। आसन, प्राणायाम, विचार दर्शन, विचार विसर्जन, विचार सृजन, ये तो कॉमन प्रकार आते हैं इसके, लेकिन रॉस के द्वारा जो विचार दिए गए हैं वो ही हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रॉस ने दिए थे ध्यान के 2 प्रकार, स्वाभाविक और ऐच्छिक। ठीक है, स्वाभाविक को 2 प्रकार में आगे डिवाइड किया गया था, प्रेरित और स्वच्छंद, और ऐच्छिक को अव्यक्त और व्यक्त। ठीक है, फिर जो प्रेरित थे, प्रेरित का मतलब जो एनफोर्स्ड हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं ध्यान के, वो किससे प्रेरित थे? मूल प्रवृत्तियों से, इंस्टिंक्ट्स जो होती हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट्स, उनसे। और स्वच्छंद होता है स्पॉन्टेनियस, ये होता है आपका सेंटिमेंट से, क्योंकि सेंटिमेंट्स सडनली हमारे अंदर आते हैं। ये कोई ऐसा नहीं होता कि कोई अगर सैड है तो वो हमेशा ही सैड रहेगा, या कोई खुश है तो वो हमेशा ही खुश रहेगा। ठीक है, सेंटिमेंट्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते रहते हैं। अव्यक्त, अव्यक्त इम्प्लिसिट और व्यक्त एक्सप्लिसिट, इच्छा की ही एक प्रकार की प्रक्रिया है ये इम्प्लिसिट, और ये एक्सप्लिसिट होता है इच्छा की पुनरावृत्ति। ठीक है, इनको हम कल एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, और ध्यान का कुछ जो कॉन्सेप्ट है इसका, ध्यान का, उसका स्पैन भी पढ़ेंगे, और लास्ट में फिर इसके यूजेस कहाँ हम करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और अपने ध्यान को डिस्ट्रैक्शन से किस तरह से बचाना चाहिए वो भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।